नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कवल। खबर के साथ में जो आज सबसे पहले जिस खबर पर हम बात करेंगे वो है कि 73 साल बाद अहम तब्दीली हुई है पुलिस की भर्ती में। 18 साल जो है वो ये कहा गया है कि 18 साल से शुरू हो जाएंगी भर्तियां और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 50 साल कर दी गई है और 10 साल उसमें कमी हो गई है। 1934 के बाद जो पुलिस रूल्स में तब्दीली आई है कई साल के बाद, और इतनी बड़ी तब्दीली की गई है। इससे पहले छोटी छोटी तब्दीलियां की गई थी लेकिन बड़ी तब्दीली नहीं हुई थी। और पुलिस कवानीन पर आईजी ऑफिस में मजीद भी काम जारी है कि आइंदा हफ्तों में मजीद भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस की वर्दी का मामला है, 1 अप्रैल को जो नई वर्दी दे दी गई थी तमाम पुलिस एहलकारों को, जिसका इतलाक लाहौर में सबसे पहले किया गया था, उस पर भी सवाल निशान उठ गया है और एक बार फिर वर्दी तब्दील करने की बात की जा रही है और राय भी तलब कर ली गई है कि आइंदा हफ्तों में क्या होगा। इस पर भी इजलास बुलाया गया है कि वर्दी तब्दील करनी चाहिए या फिर तब्दील नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो तब्दीली की वजह है, जो रूल्स में तब्दीली की जा रही है, वो ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, पुलिस महकमे की जानिब से कि कांस्टेबल की ड्यूटी दूसरों की हिफाजत करना है, उसको हर वक्त चौकन्ना रहना होता है और एक सेहतमंद इंसान ही ऐसी ड्यूटीज अंजाम दे सकता है। तो डीआईजी ने ये बड़ी तब्दीली की वजह बताई है कि दहशतगर्दी की जंग जो कि मुल्क में जारी है इस वक्त, सेहतमंद एहलकारों की जरूरत है और इन्हें सड़क पर ड्यूटियां करनी होती है, दफातर में नहीं बैठना होता। दूसरी जानिब जो बहुत ज्यादा तहफुजात हैं कांस्टेबल्स को और जो पुलिस एहलकार हैं उनको, इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर ये तब्दीलियां की गई हैं तो हमारी जो प्रमोशन के तरीकाकार हैं उनमें भी तब्दीलियां होनी चाहिए, साथ साथ जो पेंशन हैं उस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए, उनका तारुफ आपसे कराती चलूं। ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सासर एंकर पर्सन और एनालिस्ट मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को? क्या ये तब्दीलियां दुरुस्त हैं जैसे कि कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट को देखते हुए भी ये तब्दीलियां की गई हैं रिटायरमेंट की और जो अपॉइंटमेंट की हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हमारे जो पुलिस रूल्स अब तक ज़्यादातर चल रहे थे, जिनको रिपीटेडली एग्जिस्टिंग जो आपके थ्रेट्स हैं या जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके मुताबिक बदला ना जाना चाहिए था, उसमें बहुत कम तब्दीली लेके आई गई है। उसका फंडामेंटल बेसिस जो था वो थे पुलिस रूल्स 1934 से जो चले आ रहे थे, जो बिफोर पार्टीशन भी जो है वो लागू किए गए थे। अब यहाँ पे जब आप ख़ास तौर पे सिरा में दाखिल हो गए हैं जिसमें ज़्यादातर जो बेस है क्राइम से लड़ने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, या आप एक और उसकी डायमेंशन देख लें जो अर्बन वॉरफेयर की जो डायमेंशन होती है, और उस अर्बन वॉरफेयर में जब आप कहते हैं तो ज़्यादा ये जो थर्ड डायमेंशनल चीज़ें होती हैं जिसमें टेररिज्म सर फहरिस्त आ जाता है, और फिर एक और बहुत सारी चीज़ है जो टेररिज्म से रिलेटेड होती है, वो ड्रग कार्टेल्स रिलेटेड होते हैं। तो इन तमाम थ्रेट्स को दुनिया में सामने रखते हुए इसके ऊपर तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। उन तब्दीलियों के ऊपर सिर्फ यूनिफॉर्म की तब्दीली नहीं होती, यूनिफॉर्म बड़ी एक बहुत ही सेकेंडरी सी चीज़ है। तब्दीली होती है उनकी फाइटिंग एफिशिएंसी में, तब्दीली होती है उनकी रेजिस्टेंस एफिशिएंसी में, तब्दीली होती है उनकी इंटरोगेशन टेक्निक में, तब्दीली होती है जहां आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को या ह्यूमन कैपेबिलिटी को टेक्निकल कैपेबिलिटी के साथ एनमैश करते हैं। जैसे आप अपने मुल्क में एक बड़े अरसे से एक चीज़ सुन रहे हैं जिसको आप सेफ सिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब सेफ सिटी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्रज्यूम कर लिया जाता है कि आप मुख्तलिफ इंटरसेक्शन पे कैमरे लगा देंगे, उन कैमरों को लिंक कर देंगे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत, और वहाँ से आप शहर की ट्रैफिक या शहर की मूवमेंट मॉनिटर करेंगे। तो ये एक होलसम सब्जेक्ट, एक होलसम कॉन्सेप्ट नहीं है। या आप कहते हैं कि आप यहाँ पे टेररिस्ट की मूवमेंट को चेक करेंगे, तो हमारे यहाँ मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की जाती है आप देख लीजिए। बाकी जितने मेजर शहर हैं, लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया, वहाँ आप उसके बाहर एंट्रेंस पे या एग्जिट पे 10 ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ एक्शंस तो लिए जाते हैं, एक फैसला हो जाता है, लेकिन मुनीब साहब अगर हम दूसरी तरफ सूरत हाल देखें तो दूसरा वर्जन देखें, दूसरी तस्वीर का रुख देखें तो वो भी ठीक है। जो कांस्टेबल्स को तहफुजात हैं वो कह रहे हैं कि हमने पूरी जवानी अगर पुलिस को दे दी है तो हम 50 साल की उम्र के बाद क्या करेंगे, और उनके जो तहफुजात हैं वो ये कह रहे हैं कि फिर पेंशन का तरीकाकार उस पर भी नजरसानी करें, हमारी प्रमोशन जो है, हमारे ग्रेड जो है उनको भी अपग्रेड किया जाए इसी उम्र के दौरान। तो आप अग्री करते हैं इस बात से कि दूसरी जानिब भी हमें तवज्जो देने की जरूरत थी अगर ये फैसले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये कि अगर इस तरह का कानून में तब्दीली हो रही है या रिक्रूटमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, रिटायरमेंट की ये चेंज हो रही है, तो सबसे पहले तो इसका
जो इफ़ेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होना चाहिए, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब इतना मुनज़्ज़म इदारा तो नहीं है पुलिस का जितना मुल्क का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म इदारा फ़ौज है, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिरी बात है वो एक पूरी प्रोटेक्शन है जो कि इदारा अपने एम्प्लॉई को देता है, अपने सोल्जर को देता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के अंदर वो मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो पुलिस के हवाले से इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी अब कोई शुरू हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर किसी की शहादत हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी या किसी के साथ कोई वाक़या पेश आ जाए तो इदारा उसकी मदद करता है या हुकूमत उसकी मदद करती है। इससे पहले तो शायद ये भी बहुत एक चीज़ जो थी नापैद थी, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है और ये जहन में रखना चाहिए कि जो लोग ये फ़ैसला ले रहे हैं ज़ाहिरी बात है उनमें बड़ा डिस्कनेक्ट है, ख़ास तौर पर उस सोल्जर से, उस सिपाही से जो कि वर्कफोर्स है पुलिस डिपार्टमेंट की। जब तक ये डिस्कनेक्ट ख़त्म नहीं होगा, इस तरह का कानून आप ले आएँ, रिटायरमेंट की एज आप बेशक कम भी कर दें, और जब तक आप अपने सिपाही को वो प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो कि वो आपसे डिमांड कर रहा है, वो उसकी एमोलमेंट्स नहीं होंगी जो वो डिमांड कर रहा है, जो कि रियासत को, इदारों को देनी चाहिए, तब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी। और किसी बड़े इजलास के अंदर ये फैसला कर लिया जाएगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ज़ाहिर बात है लोग एहतजाज करेंगे, जो कि जिस तरह आपने बताया कि लोग जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशंस भी हैं। तो जब तक ये डिस्कनेक्ट ख़त्म नहीं होगा, इस तरह का कानून आप ले आएँ, बेशक तब्दीली कर दें, लोगों को रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। सही तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि वर्दी तब्दील करने का मामला एक बार फिर उस पर गुफ्तगू की जा रही है, और अभी अप्रैल में कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, नई तब्दीली लेकर आई गई थी वर्दी के अंदर और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत भी की गई थी, नया कपड़ा मंगाया गया था, नई डिज़ाइनिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी आए थे। तो ब्रिगेडियर साहब, तो क्या वर्दी तब्दील करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि इतने कम अरसे में दोबारा उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत पेश आ गई है? बात ये होती है, मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप आर्मी से इस चीज़ में लीड ले लें कि वो फ़ौज ने भी अपनी यूनिफॉर्म को 5 साल पहले तब्दील की थी, क्योंकि ज़्यादातर एम्फेसिस जो था वो कॉम्बैट के ऊपर आ गया था। और जब कॉम्बैट में आप जब होते हैं, जो ऑपरेशनल एरियाज़ में जब आप होते हैं, तो वहाँ आपको ये बेल्ट के बगैर या टोपी के बगैर या एक फ्री किस्म के मतलब मूवमेंट के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। और जैसे पैंट के ऊपर अगर बेल्ट बंदी हो या आपने कुछ बांधी हो तो उसमें आपकी मूवमेंट जो होती है वो कर्टेल होती है। तो उसके ऊपर एक स्टडी ग्रुप बिठाया, एक कमेटी बिठाई गई जिसने मुख्तलिफ ममालिक की अपना वर्दियों को भी स्टडी किया, कपड़े के फाइबर को स्टडी किया, उस फाइबर को रिलेट किया आपकी वेदर कंडीशंस के साथ, और फिर उसके ऊपर 2-3 मॉडल बनाए गए। फिर उनको टेस्ट कराया गया मुख्तलिफ यूनिटों में जो डिप्लॉयड थी बलूचिस्तान में या डिप्लॉयड थी अपना डेजर्ट में, या जो वो यूनिटें जो ऑपरेट कर रही थी कश्मीर में। तो फिर कपड़े का कलर जो है वो उस तरीके के मुताबिक रखा गया, उस इलाके के मुताबिक रखा गया जहां आपने ऑपरेट करना है। अब पुलिस को भी अगर यूनिफॉर्म चेंज करनी है तो अव्वल तो मैं समझता हूँ कि इस यूनिफॉर्म के चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिफॉर्म जो है वो आपकी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाती, इंसान की ट्रेनिंग और कॉम्बैट एफिशिएंसी जो है वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो एक तो इसके ऊपर इनको कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो इसको स्टडी करे, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि इस यूनिफॉर्म के तब्दील करने में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारा पैसा रिश्वत के तौर पर जाता है, बहुत सारा पैसा किकबैक के तौर पर जाता है, बहुत सारा पैसा परचेजेज में जाता है, बहुत सारा पैसा मिसयूज होता है उसके बनाने में। दूसरी चीज जो आपने अर्ज की पहले जो आप फरमा रही थी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग 50 की एज से ज्यादा हो गए उनको उसके लिए भी जरूरत इस अमर की है कि जब भी आप इस कानून को नाफिज करें तो ये रिट्रोस्पेक्टिव में नहीं नाफिज होना चाहिए, ये नाफिज होना चाहिए उस दिन से जिस दिन से आप इस कानून को कंसीव कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उससे पहले के जो लोग हैं उनको आपने फेज आउट करना है पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक। और यही होता है दुनिया में कि जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेके आते, क्योंकि उन लोगों का तो कसूर नहीं है जो भर्ती हुए हैं, वो तो पुराने रूल के तहत भर्ती हुए, और उनमें रिजर्वेशंस आएंगी तो वो एक जेन्युइन रिजर्वेशंस होंगी, उसको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं अकोमोडेट करेंगे तो आप अननेसेसरी किस्म का लोगों के मोरल पे और उनकी एफिशिएंसी पे अनरेस्ट कॉज करेंगे। तो बड़ा थिंकिंग तरीके से चलने की, और ऐसा ही कोई भी फैसला किया जाना चाहिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर नजरसानी जरूर करनी चाहिए, वही हम बात भी कर रहे हैं बार बार। मुनीब साहब, अगर मैं आपकी तरफ बढ़ूं तो एक तो इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि जो पुलिस एहलकार हैं उसमें उनमें से कुछ ने कहा भी कि जो रोब और दबदबा है हमारा पुरानी वर्दी में वो ज्यादा था और अब वो तकरीबन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं
कि पुरानी वर्दी ही रिस्टोर कर देनी चाहिए। तो जो इतना पैसा लगाया गया, जो सारी एफर्ट्स की गई, वो सब जाया हो जाएंगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो पुलिस पर हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स पर हम बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट और रिटायरमेंट पॉलिसी पर हम बात कर रहे हैं, तो 22 साल की उम्र का तयन किया गया है। अब अगर हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है तो आप समझते हैं कि 22 साल में कोई मास्टर्स कर लेता है या बैचलर्स भी इवन कंप्लीट हो जाता है? देखिए, सबसे पहली तो ये बड़ी मज़े का खेस बात है कि रोब और दबदबे वाली, वो ज़ाहिरी बात है, एक सदराज से वो यूनिफॉर्म पहला चला आ रहा था। इसको ये जो यूनिफॉर्म अब इंट्रोड्यूस किया है, ज़ाहिरी बात है इसको सिंक करते हुए, लोगों के जहनों में आते हुए अभी टाइम लगेगा। अभी तो ये सिर्फ लाहौर तक महदूद है। पूरे पंजाब के अंदर जब इसको लाया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको पहचानने लग पड़ेंगे। वो तो एक बात है, वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ वक्त दरकार है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, तो देखिए ये एक ऐसी बात है, ऐसी पॉलिसी है, जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट अगर आप करते हैं, आप ख़ुद अपने सोल्जर को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, आपने जो फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी है, मेरे ख्याल में 22 एज एक रीज़नेबल एज है। और उस वक्त तक अगर आप कम से कम अगर किसी की पढ़ाई में कोई गैप ना आए तो ग्रेजुएशन तो हो ही जाती है। और आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स अगर उन्होंने पुलिस में कांस्टेबल ही भर्ती होना है तो आपको मिल जाते हैं। और ये अगर उसके पीछे जो मेरे ख्याल में जो एक सोच है वो यही है कि आपके पास फ्रेश ब्लड हो, यंग सोल्जर्स हों, अच्छे कांस्टेबल्स हों जो कॉम्बैट कर सकें या जो पुलिस ऑपरेशंस के अंदर मददगार साबित हों, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि वर्दी जो है वो उसका रोब और दबदबा नहीं है, ये तो एक मैं समझता हूँ फजूल सी बात है। वक्त दरकार है, ज़ाहिरी बात है, उस वक्त को वो टाइम लगेगा 4 साल 5 साल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पुरानी वर्दी कहीं भी नज़र नहीं आएगी पंजाब में तो पुलिस तो वही है, पुलिस वही रहेगी। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप सेकंड करते हैं इस बात को कि 22 साल की उम्र का जो तयन किया गया है वो ठीक है, और हम जो बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, एनरोल ऐसे लोग हों जो कि पढ़े लिखे हों ताकि पुलिस में बेहतरी आ सके, निज़ाम बेहतर करना जैसे आपने भी कहा वर्दी से ज़्यादा वो ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल में 22 साल की उम्र जो है ना, इट्स टू लेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अ सोल्जर। 18 साल की या 20 साल की उम्र वो होती है जब इंसान का दिमाग ओरिएंट हो रहा होता है, जब आप उसको साइकोलॉजिकली भी, जब आप उसको अपनी मोटिवेशन के ज़रिए भी, और जब आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से उस कॉन्सेप्ट से इंडक्ट कर सकते हैं। अभी होना क्या चाहिए, आपने 2 चीज़ें करनी है। कुछ तो आपने इंटरोगेशन में लोग लेने हैं, इन्वेस्टिगेशन में लेने हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का महकमा अलग हो गया। कुछ लोग आपने प्लेन सोल्जर्स के तौर पर लेने हैं, और कुछ लोग आपने भर्ती करने हैं जो ग्रेड 16 के ऊपर आने हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं। आपको इन तीनों के लिए डिफरेंट एजेस पैरामीटर दरकार है। जहाँ आपने सिंपल सोल्जर लेना है जिसकी तालीम आप रखते हैं कि FSC होना चाहिए, और एक सिपाही, एक रिक्रूटमेंट के लिए एक सिपाही भर्ती के कांस्टेबल भर्ती होने के लिए FSC इज़ अ वेरी सूटेबल एज। बहुत उसने जो पढ़ लिया होता है, उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के ज़रिए, कि डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं या डिपार्टमेंट के अंदर जो तालीम है। जैसे आपको एक बड़ी ब्रॉड सी मिसाल दूं कि अगर फ़ौज में एक सिपाही भर्ती होता है मैट्रिक करके, तो फिर उसको वो मतलब है कुछ ऐसी तालीमात देते हैं जिसमें वो FSC और BSc लेवल पे पहुंच जाता है। वो वहीं पर होनी तो ट्रेनिंग के लिए जो बेस्ट एज है, ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल यकीनी तौर पर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी ब्रिगेडियर साहब तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातें हुई हैं। ज़राए के मुताबिक JIT की रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। बशीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, बताइएगा इन खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त मुश्किल में हैं, GIT की रिपोर्ट उनके और उनके साथ जो बच्चों के खिलाफ आ चुकी है, तो ऐसी सूरत में वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक हुए हैं और वो इस वक्त वज़ीर आज़म को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने रावलपिंडी में कुछ अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में GIT की रिपोर्ट, मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली और इसके साथ साथ इदारों के साथ जो महाज़ाराई की कैफियत सी बनी थी गुज़िश्ता दिनों, उस पर तबादला ख्याल हुआ है। और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इन मुलाकातों में वज़ीर आला पंजाब ने उन अहम शख्सियात को ये यकीन दहानी कराई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा GIT की रिपोर्ट की रोशनी में, पानामा तहकीकात की रोशनी में, उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब और चौधरी निसार अली खान के दरमियान भी मुलाकात हुई है पंजाब हाउस में, जिसमें इस सारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। अच्छा बशीर, ये भी बताइएगा कि मुलाकात के बाद वज़ीर आला शहबाज की वज़ीर आज़म से भी 1-on-1 मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त भी जारी है। और इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने एक तो जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उनकी तफसीलात बारे आगाह किया है। दूसरा, जो इससे थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम मुशावरती इजलास हुआ था, उसमें जो फैसले हुए थे उस पर दोनों भाई बैठकर जो है वो गौर खोज कर रहे हैं कि उन फैसलों पर किस तरह से अमल दरामद कराना है, किस अंदाज से जो है वो मुस्लिम लीग नून को खास तौर पर इस वक्त जो है वो मुतहिद रखना है और आगे लेकर चलना है। इसी तरह कल वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है, तो उस इजलास में वज़ीर आज़म अपने साथियों को किस अंदाज से एतमाद में लेंगे, वज़ीर आला पंजाब इस पर मशवरा दे रहे हैं। और कुछ दीगर मुलाकातें भी शेड्यूल हैं वज़ीर आला पंजाब की कुछ अहम शख्सियात के साथ। उन मुलाकातों बारे भी वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ को हिदायत दे रहे हैं कि वो उन मुलाकातों में किस एजेंडे पर और किस नुक्ते पर जो है वो बातचीत करेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक हैं और वो इधर उधर मुलाकातें करके आके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देते हैं और फिर अगली जो है उनके लिए रफ्ते सफर बांधते हैं और वज़ीर आज़म से हिदायत लेते हैं। जी शुक्रिया बशीर चौधरी। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।
खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट जो नए तजुर्बे कर रही है, आखिर ये मामला क्या है और दूसरी जानिब ये तब्दीली क्या खुश आइन है, अफसरान आखिरकार चाहते क्या हैं, और अगर ये तब्दीली उनके लिए बेहतर है तो फिर जो कांस्टेबल्स और नीचे छोटे तबके के जो पुलिस महकमे में लोग काम कर रहे हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं और इस कानून को, इस तब्दीली को आप बेहतर समझ रहे हैं इस वक्त? देखिए, कानून में तब्दीली में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब तक आप जो आपकी वर्कफोर्स है पुलिस डिपार्टमेंट में, वैसे ही इतने ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं, आप देख लीजिए कि उनके तो छोटे छोटे मसाइल हल नहीं होते। आज तक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। इस तरह अब शायद इस दौर में शुरू हुआ है लवाहिकीन के लिए, ख़ास तौर पर जो पुलिस के जो सोल्जर्स हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके जो ड्यूटी पर शहीद हो जाते हैं, उनके लिए अब एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। लाहौर पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बनाया है कि उनके लवाहिकीन को कोई परेशानी ना हो, उन्होंने अगर आना है, कोई मदद उन्हें दरकार है तो वो पुलिस उनको फराहम कर सके। लेकिन आप देखिए, ओवरऑल बहुत मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। आप जब तक ज़ाहिर बात है जो पुलिस के महकमे में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ऑपरेशंस में लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑपरेशन में होते हैं, वो पुलिस की ड्यूटी करते हुए बड़ा रिस्की जॉब है। जब तक आप उन्हें वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनके ख़ानदानों को वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, ना सिर्फ वो फाइनेंशियल होती है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी होती है जो प्रोवाइड करती है, की जानी चाहिए। और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें फौज के इदारे से भी ली जा सकती हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूंगी कि पुलिस वर्दी एक बार फिर तब्दील की जाने की बात हो रही है और साथ साथ जो पुलिस रूल्स हैं उसमें भी तब्दीली की गई है। 18 साल जो है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी कर दी गई है और 50 साल रिटायरमेंट। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हाँ जी, ये एक तो पहले तो ये है, जहाँ तक ये रिटायरमेंट एज कम करने का ताल्लुक है और रिक्रूटमेंट एज पहले 18 से लेके 25 तक थी, अब वो 18 से 22 कर दी गई है। इसमें तो मेरा ख्याल कुछ खास खर्च नहीं है, करते ठीक है, ना भी करते तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल इन्होंने सोचा होगा कि ज़्यादा यंग और ब्लड चाहिए, दूसरे वाले से उन्होंने कम कर दी होगी 18 से 22 तक। जहाँ तक 50 साल जो कांस्टेबल की एज करने का ताल्लुक है, मेरी उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है। हम फॉलो कर रहे हैं फौज को, फौज की ड्यूटी और हमारी ड्यूटीज में बड़ा फर्क है। वहाँ स्कैनिंग, आर्म असॉल्ट और ये ऑपरेशन जो है वो इंटायरली उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो उसका मेन जो बॉर्डर पे जो उनकी सिचुएशन है, पोजीशन है, उस हवाले से होता है। और फौज में जब वो जल्दी रिटायर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी, पेक्यूनरी मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इस तरह सिस्टम बना हुआ है कि उनको मिलते हैं। पुलिस में जो ज़्यादा जो यूजफुल जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस की है। मैंने अपनी ज़ाती नौकरी में मैंने बड़े कांस्टेबल लेवल, हेड कांस्टेबल लेवल भी देखे हैं जो पुराने बंदे थे और बड़ी बड़ी अहम तफ्तीशों में उन्होंने बड़ा काम दिखाया। और लोअर रैंक में जो है सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेक्ट होता है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लोअर रैंक पे होता है, ये ASA लेवल पे होता है। ऑफिसर जो सीनियर हैं वो पूरे पाकिस्तान में भी जो PSP ऑफिसर हैं या दूसरे गैजेटेड है पूरे पंजाब में सर्व करते हैं। जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, नॉर्मल इस रैंक के जो बंदे होते हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो भर्ती होते हैं वहीं उनकी नौकरी होती है। और इंस्पेक्टर रैंक पर आकर फिर वो दूसरे इजला में तब्दील होते हैं। उसमें पुलिस का सबसे बड़ी जो कामयाबी है उसके प्रोफेशनल के हवाले से वो उनका एक्सपीरियंस होता है, कॉन्टेक्ट होता है पब्लिक एंड विद द क्रिमिनल। जब वो एंगेज करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 50 साल के बाद वो एक्सपीरियंस वो बेकार हो जाएगा। जहाँ तक जो मेरा ख्याल है उनकी जस्टिफिकेशन जो हुकूमत ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने जो महसूस की होगी। अच्छा, एक और मैं चीज वादे कर दूं कि ये जो मेरी ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि साबिक आईजी हैं। प्रोफेशनल्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, हम जिन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं पुलिस के लिए तब्दीलियां काफी हैं या मजीद तब्दीलियों की गुंजाइश है? वो कौन सी तब्दीलियां हैं? और एक और बात है कि क्या वसाइल बहुत ज्यादा है, मसाइल बहुत ज्यादा है, वसाइल कम है जिसकी वजह से पुलिस की परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है? जी, जो आपने दूसरी बात की ना वो बड़ी प्रीडोमिनेंट है कि वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। अगर आप पुलिस ऑर्डर 2002 उठा के पढ़ लें और उसमें चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ पुलिस का पढ़ लें तो आप हैरान रह जाएंगी कि उस चार्टर ड्यूटीज़ में एक पुलिस वाला क्या क्या कर सकता है। और मैं ये कहूँगा आपको कि पाकिस्तान की पुलिस ने अंडर कंपल्शन और अंडर रिसोर्स्ड होकर भी बड़ा अच्छा काम किया है। यानी आप ये देखिए कि एक जो थाना है, जो उसका जो SHO है या वहाँ पे जो 8-10 जवान, 15 जवान, 20 जवान पोस्टेड हैं,
उन्होंने क्रिमिनल्स को भी लड़ना है, उन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स को भी लड़ना है, उन्होंने पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उन्होंने वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, और उसके दरमियान में अगर कहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा तो वहाँ भी उस बेचारे ने पहुँचना है। यानी वहाँ पे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने बड़ा इंटरेक्ट किया पुलिस के साथ अपनी सर्विस के दौरान, कोई नेचर ऑफ सर्विस ऐसी रही है, तो बाद वहाँ पे ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो दो दिन सो नहीं सकते। तो बात यह है कि इसके ऊपर, इस स्ट्रेन के ऊपर जब आप देखते हैं, होना ये चाहिए जब आप चीज़ को, एक तो ये है कि मैं आपसे फिर बारहा अर्ज करूँगा कि पुलिस की खुदारा ट्रेनिंग का सिस्टम बेहतर बनाएं, टेक्निकल जो आप इनपुट पुलिस के अंदर लेके आ रहे हैं उसको एनहांस करें, बेहतर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे खबर के साथ में, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। पसीना बहाना तो कूल है बहुत। लेकिन लेटर पीएमएलएन का कह रहा है कि बलूचिस्तान में कोई पार्टी तंजीम उस तरह की नहीं है। लोकल मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत बलूचिस्तान में पार्टी चला रहे हैं। ये पीएमएलएन का हाल है बलूचिस्तान का, जहां तक आप देखिए। अच्छा, अब ये पहला जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स को एक्सेप्ट करके अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की, वो ये थी कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, लिस्ट के ऊपर मौजूद ऑडिटर से ऑडिट ना होने के बावजूद पीएमएलएन का ऑडिट जो है कबूल किया गया और उनको इंतखाबी निशान जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरा, अब आइए उनके एसेट्स की तरफ। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पूरे मुल्क में अपना दफ्तर ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा दफ्तर जो लाहौर का है, जिसकी मालियत 2 करोड़ 70 लाख रुपए लगाई गई है, जो डेविस रोड के ऊपर है, वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के कब्जे में है। और वो ये कह रहे हैं कि ये दफ्तर उन्होंने अपना शो किया है, लेकिन कहते हैं कि इसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख है, लेकिन इसका कब्जा हमारे पास नहीं है, कब्जा क्यू लीग ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि पीएमएलएन हाउस है F73 इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि उसका कब्जा भी हमारे पास नहीं है, वो भी क्यू लीग ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ। लिहाजा पूरे मुल्क में पीएमएलएन का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ही मौजूद नहीं है। अब 1 अरब 30 करोड़ 58 लाख 44,883 रुपए खर्चने वाली, एक कैंपेन के ऊपर खर्चने वाली पार्टी का जो इस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में टोटल पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, वो 1 करोड़ 45 लाख 76 हज़ार रुपये है। 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 900 की रकम टोटल दिखाई गई है पीएमएलएन की इस वक्त। कुल रकम 1 करोड़ 17 लाख 28 हज़ार 932 रुपये है पीएमएलएन के पास इस वक्त। ये 1 करोड़ 32 लाख रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। अब जीआईटी की जो रिपोर्ट है उसने ये इंकशाफ किया है कि 10 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को डोनेशन दी थी, और उनमें से 6 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने वापस ले लिया था, 4 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग के पास है। लेकिन मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में इसकी कोई तफसील जो है वो नहीं दी गई है। यानी नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स और मुस्लिम लीग के अकाउंट्स में भी तजाद है। अब आगे चलिए। अब सवाल यह है कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन पे खर्च हुआ, और सिर्फ जो पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया गया है चारों सूबों का और सेंटर का मिला के, वो 3.5 करोड़ रुपए का है। और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी
जो इक़्तिदार में चल रही है वो 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर चल रही है बकौल इलेक्शन कमीशन के। 2013, 2014 और 2015 के ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ने अपनी पार्टी को 1 रुपया भी फंड नहीं किया। किसी मेंबर की फंडिंग का 1 रुपया भी पीएमएलएन को नहीं मिला। कोई मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट नहीं है और कोई अदर सोर्सेज नहीं है कि पीएमएलएन के पास पैसे कहां से आ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, अदर सोर्सेज जिनसे के पैसे आ रहे हैं। अब एक लम्हा मैं आपको सूबा वाइज लेकर चलता हूं। पंजाब में पीएमएलएन के पास 7,46,664 रुपए थे 2015 में। 2014 में 7,78,753, 2013 में 7,55,281, यानी 2013, 14, 15 में पीएमएलएन के पास 7 लाख रुपए अकाउंट में रहे पंजाब में, ना वो खर्च हुए ना ही उनमें कोई इजाफा हुआ। ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, कहाँ से खर्च नहीं हुए, कुछ उनके पास कुछ नहीं है। सिंध हाउस मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि 5 करोड़ रुपए का है, यानी जो सिंध की मुस्लिम लीग है वो पंजाब की मुस्लिम लीग से कई गुना ज़्यादा अमीर है कागज़ों में, और यहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक भी सीट जो है वो नहीं आती है, लेकिन पैसे वाइज सिंध मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग से कहीं ज़्यादा है। इखराजात का कॉलम देखिए, 2013 से लेके 2015 तक मुस्लिम लीग नून का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी पीआईडी में करें और वहाँ पे बिस्किट और चाय का खर्चा भी टैक्स पेयर के पैसों से जाएगा, तो जाहिर है पार्टी को खर्च करने की क्या ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अकाउंट्स में बता रही है कि 2013 से 14, 15 हमारा 1 रुपया भी हमने किसी के ऊपर खर्च नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो खर्चा हुआ है वही हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हालात हैं। अच्छा, अब आइए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग का ऑडिट हुआ ही नहीं। जब अमीर मुकाम जैसे बड़ी बड़ी एटीएम आपके पास हों तो फिर जाहिर है कि खर्चों की तो ज़रूरत ही नहीं रहती, और वो अपने आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, बल्कि उनको वापडा मदद कर रहा है। वो मुराद उसके ऊपर रोशनी डालेंगे बाद में कि वो कैसे चल रही है। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद 2 और रीजन्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक, इन दोनों का भी ऑडिट नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि पार्टी के पास 1.5 अरब रुपया इलेक्शन पे खर्चने के लिए कहाँ से आया, और पीटीआई तो फौरन मदद ले रही है, और हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन पैसे हमें देते हैं, यूके के पाकिस्तानी हमें पैसे देते हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आए और ये क्या कर रहे हैं? जिस तरह से शरीफ फैमिली का काला धन आपके सामने आया इस जीआईटी रिपोर्ट में, मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून को भी इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ फैमिली के काले धन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। एक कंपनी रजिस्टर कराई गई है 766 रैमफोर्ड रोड लंदन में। उस कंपनी का नाम है PMLN, रजिस्टर्ड यूके, PMLN रजिस्टर्ड यूके। ये इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलबत्ता हमारे पास यहाँ मौजूद है। जिस तरह नीलसन और नेस्कोल को इस्तेमाल किया गया अपनी जायदाद बचाने के लिए, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का पैसा PMLN यूके को इस्तेमाल किया गया लाने के लिए और लगवाने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसका अभी मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता,
ये जो कंपनी है इसको वेडफोर्ड कंपनी ओन करती है। इस कंपनी का भी असल ओनर वेडफोर्ड है, इस प्रॉपर्टी का असल ओनर, और उसके ओनर का नाम है फजलुर रहमान। अब फजलुर रहमान की तस्वीर हमारे पास अभी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो तस्वीर हमें मिल जाए, और यकीनी तौर के ऊपर तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मुमकिन है कि JUI वाले मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब लंदन में आपस में पार्टनर हों, क्योंकि जितनी उनकी मोहब्बत चल रही है आपस में, उससे लग ये रहा है कि ये पार्टनर भी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो मेजर फंडिंग है वो लीबिया से आती रही है। और आपको इल्म है कि उनके जो मदरसे हैं उनका इफ्तिताह भी सैफुल इस्लाम जो गद्दाफी के बेटे हैं उन्होंने आके किया था। तो उनके जो राउट होते थे पैसे वो भी फॉरेन मनी से राउट होते थे। अब मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूँ और PMLN के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि PTI की फंडिंग तो आपके सामने है। PTI तो कह रही है कि हम अपनी फंडिंग किस तरह से करते हैं, हम लोगों से 50-50, 100-100 डॉलर, 1000-1000 रुपया, 2-2000 रुपया इकट्ठा करते हैं, हम उसको ऑडिट पे दिखाते हैं, हम उसके सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं। PMLN की इस फंडिंग का नोटिस कौन लेगा और कब लेगा? हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस जानब दिलाई है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कानून है इखराजात का, उसके ऊपर गौर करें और उसको इन्फोर्स करें। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की इस मशवरे को ध्यान देगा और अब PMLN का और बाकी पार्टीज़ का ऑडिट भी इंशाल्लाह शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। मुराद। देखिए, फवाद साहब ने जो बात की उसको आगे लेके चलूँगा। नवाज शरीफ की तो सियासत ही यही रही है। आपने माजी में देखा ज़रखान केस, ISI से पैसा लिया गया, फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि उसामा बिन लादेन को भी नहीं Ready?
खबर के साथ में आपको कहेंगे खुशामदीद। और एक और आज की जो खबर वो ये कि जावेद हाशमी साहब ने, जो कि सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि सियासतदानों को खुली किताब की तरह होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे सियासत करते हुए 50 साल हो गए हैं, ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे समझना चाहिए, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नसीम ज़ारा साहबा मौजूद। खुशामदीद कहूंगी नसीम ज़ारा साहबा, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आज जो जावेद हाशमी साहब ने वजीर आजम से एक तो इस्तीफे का मुतालबा किया और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली अचानक, तो इसका मकसद क्या है? देखिए, इन्होंने बहुत सी चीज़ें कह दी। ये उनका एक दरीनिया अप्रोच है जिसमें वो कहते हैं एहतसाब हो तो सियासतदानों का ही ना हो, सबका एहतसाब हो, कि फ़ौज का भी हो, जजेस का भी हो। और उन्होंने चीदा नाम भी लिया। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के हवाले से कहा, फिर उन्होंने कहा 3 मरतबा मार्शल लॉ आया, तारीख को बयान किया उन्होंने रिमशा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये उठता है इस सूरत हाल में भी कि अगर एहतसाब करना है तो फिर शुरू कहाँ से करना है। नंबर 1 जो पैनामा केस है, बार बार हम इसको कहेंगे कि भाई ये बैनुल अक़वामी सतह पे बात उठी। और अब जो JIT की रिपोर्ट आई है, वो JIT की रिपोर्ट में जो भी मसले मसाइल, जो भी निशानदही, जो भी आप एविडेंस देख रहे हैं या जो भी दलाइल हैं और जो भी हकीकतें बयान की हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगी और सुप्रीम कोर्ट भी उसका जायज़ा लेगा। तो अगर जावेद हाशमी साहब इस वक्त जो पैनामा केस पर जो हो रहा है और जो JIT बनी है, अगर उसकी तशबीह दें उसके साथ जबकि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे, जबकि 1999 में नवाज शरीफ साहब को, और मैं बिल्कुल कहूँगी कि उनको गलत निकाला गया, कारगिल का डिजास्टर था, वो एक और किस्म का निकालना था और गलत था। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को निकाला गया, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा निकाला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट ने, आपको याद है, कि माफ़ी मांगी कि ये गलत हुआ और उसको किया कंडेम। और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जिन्होंने फांसी देने में उनका रोल था, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया। ये तारीख के हकायक हैं। लेकिन उस सब को आज जो एक सामने केस है, और फिर मैं कहूँगी ये ड्यू प्रोसेस है, ये एक कानून और आइन के तहत चल रहा है। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं और वो इसको आगे लेके चल। इसमें जावेद हाशमी साहब का कहना कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भाग गए, चले गए, उस पे हम ज़रूर ये कहेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब भाग गए, चले गए और उन्होंने सऊदी अरब के वहाँ रॉयल फैमिली से पता नहीं 8 मिलियन 10 मिलियन अपने कहने के मुताबिक उन्होंने पैसे लिए, अपार्टमेंट्स खरीदे। बहुत गलत चीज़ें हैं, लेकिन इस पर बोलेगा कौन, इस पर बात कौन करेगा? आपको मालूम है कि जनरल अकबर हैं, उन्होंने 20 करोड़ रुपया वापस किया कुछ ही महीने पहले नैब से। नैब ने उनका केस किया। तो मेरा कहने का मतलब कि अकाउंटेबिलिटी हम बिल्कुल कहते हैं होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए, जनरल की होनी चाहिए, जज की होनी चाहिए, और अब तो लोग कहते हैं एंकर्स की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कह के आप कहें कि जो आज जो कुछ हो रहा है ये वो हो रहा है। ठीक। अच्छा नसीम ज़ारा साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि बड़ी तनकीद हो रही है जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सोशल मीडिया पर आप देख रही हैं कि फौरी तौर पर रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया वो ये कि लोग ज़्यादातर ट्वीट्स इस बारे में कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पर कड़ा वक्त आता है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जावेद हाशमी साहब की जानिब से, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से दिए जाते हैं। तो क्या उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया जाता है? आज मौलाना फजल रहमान साहब को वज़ीर आज़म ने फ़ोन भी किया है। तो इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे इंटरप्रेट करती हैं? जी, मौलाना फजल रहमान साहब तो मौलाना है, उनके बारे में क्या कहें, आपने खुद ही हकायक बयान कर दिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो तो सबके सामने है। उनके ताल्लुकात भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो हैं वो सबके सामने है। तो उनको और जावेद हाशमी साहब को मिलाना शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन जावेद हाशमी साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जावेद हाशमी साहब, ये देखें इस वक्त सबसे बड़ा एक हमारा चैलेंज ये, और मैं फिर कहूँगी मीडिया का चैलेंज, वो ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ के हकायक हैं उनमें आज के जो हकायक हैं उनको छुपाया ना जाए।
क्योंकि आज के हकायक जीआईटी की रिपोर्ट सामने आपके है, उसमें एविडेंस है, उसमें और मैं बहैसियत ले पर्सन के कह रही हूं, उसमें शवाहिद हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट विल हैव द लास्ट वर्ड। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जावेद हाशमी साहब जब वावेला करते हैं हमारी तारीख का, तो हम भी उसका हिस्सा हैं, हम भी कहते हैं बहुत गलत हुआ, लेकिन आज और जो गुजरा हुआ कल है उसको कहना कि ये बिल्कुल वही सूरत हाल है, ये हकीकतन गलत बात है। और फिर ये भी मैं आपको कहती चलूं कि जी कल हम सुन रहे थे, कुछ ने कहा जी ये रिपोर्ट तो बड़े सालों से लिखी गई, किसी ने कहा जी ये बाहर से लिख के आई है। ये बात ये है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हकायक हैं, जो एविडेंस है, वो उसको देखेगा। ये कहना कि जी कोई बाहर से लिखा, भाई अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बदले, डॉक्यूमेंट्स अभी तक जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें तो कहा जा रहा है कि फॉर्जरी की गई है। जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट को दिए गए शरीफ खानदान की तरफ से, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो गलत थे, और उसका यूएई गवर्नमेंट ने भी कहा ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, हमने नहीं इनको टेस्टिफाई किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर आज जो हो रहा है उसमें ये परेशान हो जाना और कहना कि सिस्टम लपेटा जा रहा है, हर की सिस्टम नहीं लपेटा जा रहा। अगर कल को सिस्टम लपेटने की बात होगी हम सब खड़े होंगे सिस्टम के हक में। ये बात सिस्टम की नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की है, एक खानदान की है। बात ये है कि कहीं पार्लियामेंट कहीं नहीं जा रहा, पार्लियामेंट की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है जिसने इतना ज्यादा इस जमहूरियत के लिए इतनी सैक्रिफाइस की है, चाहे इमरान खान है, वो नए सियासतदान है लेकिन बहरहाल वो बड़ी सियासी पार्टी है, ये तमाम से। और आपने देखा एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी बड़ी क्लियरली एक पोजीशन ले ली कि ये इस वक्त नंबर एक, ये पुरानी तारीख दोहराई नहीं जा रही, नंबर दो सिस्टम नहीं कहीं जा रहा, नंबर तीन पार्लियामेंट कहीं नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं बार बार कहूंगी पोस्ट जमाली सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, और वो इसका हिसाब किताब करेगा। बिल्कुल, और आखिरी फैसला उसी ने करना है जिसका सबको इंतजार है। बहुत शुक्रिया नसीम दारा साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। खबर के साथ में मुझे इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों और तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज।